तो लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक किया था और टॉपिक था एपरेंट डेप्थ। ठीक है कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो लाइट के मूवमेंट से या मीडियम चेंज होने से जो हमें हाइट या डिस्टेंस अपीयर होती है वो हाइट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि हम किधर खड़े हैं। अगर हम रेयर में खड़े होकर डेंसर में देखते हैं तो हमें हाइट कम लगती है। अगर हम डेंसर में खड़े होकर रेयर में देखेंगे तो हाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम फिश को देखेंगे, फिश एक डेप्थ में है पानी के अंदर तो हमें फिश की हाइट कम लगेगी। अगर फिश हमें देखती है तो हमें फिश को जो हमारा साइज है, ठीक है, वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। दोनों तरीके से जो क्वेश्चन है वो पेपर में आते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने सारे यहाँ पे ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीआईआर। तो शायद क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो आज। ठीक है, 10-15 मिनट मुझे क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं इस टॉपिक के। टॉपिक है टीआईआर। टीआईआर की फुल फॉर्म होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो इसको समझाने के लिए एक ये डायग्राम है। ये मैंने थोड़ा सा आधा पहले से बनाया है, मतलब बना तो पहले रखे हैं, यहाँ यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। मान लो ये जो ब्लैक है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दो जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। कौन कौन से? ऊपर है रेयर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नोटेशन फिक्स है, म्यू 1। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2। ठीक है, एक हमने सोर्स माना, सोर्स रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, जहां से लाइट ट्रेवल करती है कहां पे, रेयर की तरफ। ठीक है, अभी हम फर्स्ट रे की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस पर हम एरो लगा देते हैं, ये फर्स्ट रे है। इस फर्स्ट रे की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो देखो अपीयर क्या होता है, ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ था। ठीक है, और लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होता है, टुवार्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। याद है ना? तो कि लाइट जब रेयर से डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइट जो है वो बेंड होती है। ठीक है, यार ये तो याद होना भी चाहिए वैसे। ठीक, लाइट जब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी तो फर्स्ट केस में जो डायग्राम है, मतलब एरो जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो गया, किससे, डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन तब आती अगर दोनों मीडियम क्या होते, सेम होते। तो लाइट अभी क्या हो रही है, डेंसर से, मतलब वो जो नॉर्मल था उससे थोड़ा सा अवे डेविएट हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस ये। तो हमें ये भी पता है जो मीडियम डेंसर होता है उसका एंगल जो है कम होता है। तो यहाँ पे डेंसर मीडियम नीचे है, ये एंगल कम होगा और ऊपर वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक फॉर्मूला हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि लाइट चाहे डेंसर से रेयर जाए या रेयर से डेंसर जाए, दोनों केस में म्यू निकाल सकते हैं। म्यू का एक फॉर्मूला था साइन आई बाय साइन आर। अगर लाइट जाती है कहां से, रेयर से डेंसर, और यही फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन आर बाय साइन आई जब लाइट मूव करती है कहां पे, डेंसर से रेयर। ठीक है, अभी मैं सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि लाइट अभी कहां मूव कर रही है, लाइट मूव कर रही है डेंसर से रेयर। ठीक, ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अगर लाइट मूव करती है कहां से, डेंसर से रेयर में मूव करती है, साइन आर बाय साइन आई। ये फर्स्ट केस है, ये कुछ एंगल आई है। जब मैं फर्स्ट रे से सेकेंड रे में स्विच हुआ, यहां से सेकेंड रे में गए, और कोई आपसे पूछे कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या अफेक्ट होगा, क्या बोलोगे आप, बढ़ेगा घटेगा? अगर आप फर्स्ट रे से सेकेंड रे पे गए, ये एक एंगल है आई, ये वाला एंगल, ये फर्स्ट एंगल है, ये जो है फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है। तो सेकेंड एंगल फर्स्ट मतलब बड़ा होगा या फर्स्ट एंगल बड़ा होगा? कौन सा एंगल बड़ा? सेकंड एंगल। सेकेंड या फर्स्ट, दोनों में से एक तो लार्ज होगा ही, है ना? फर्स्ट और सेकंड में से एक तो लार्ज होगा ही। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सेकंड बड़ा क्यों हुआ। इसका आंसर नीचे हम यहां से समझ सकते हैं, नीचे डायग्राम से।
ये देखो ये फर्स्ट एंगल इतना सा, ये जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में ये जो फर्स्ट एंगल आएगा वो ये इतना सा एंगल है फर्स्ट एंगल, और इस सेकेंड एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो एंगल आएगा वो ये आ गया। तो दिख रहा है साफ साफ सेकेंड एंगल जो है वो लार्ज है एज कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब आई की वैल्यू बढ़ गई, जब हम फर्स्ट रे से सेकेंड रे पर गए आई की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता है मीडियम के लिए, चाहे ये रिलेटिव हो चाहे एब्सोल्यूट हो। जब दोनों मीडियम सेम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सेम रखने के लिए अगर नीचे की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ऊपर की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मान लो आपको 2 चाहिए, ठीक है, मान लो आपको यहाँ पे क्या चाहिए होता, 1.5 चाहिए, ऊपर 3 था नीचे 2 था, आपने नीचे कर दिया 3, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर की वैल्यू है वो बढ़ेगी घटेगी सेम वैल्यू लाने के लिए। म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, साइन आई बढ़ गया, साइन आई बढ़ेगा तो साइन आर भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जिससे म्यू की वैल्यू क्या है, सेम है। साइन आर बढ़ने का मतलब क्या है, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो लाइट पहले केस में ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, लाइट का ये मतलब ये स्ट्रेट पाथ है अगर दोनों मीडियम क्या होते, सेम होते। बट आई बढ़ा तो क्या होगा, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। सिमिलरली हम आई बढ़ाते जाएंगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इन रेयर मीडियम वो बढ़ता रहेगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा एक ऐसे एंगल पर जो एंगल ऑफ, ये एक हमारे पास ऐसा एंगल आएगा यहाँ पे इधर, जिस एंगल पे जो ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो जो लाइट है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। मतलब यहाँ जो रे बनी, ये रे का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो कितना बना, 90 डिग्री बना। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पहले वाले केस में कुछ एंगल था, जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे आर बढ़ रहा है, एक ऐसा एंगल आया जिस एंगल पे ये वैल्यू क्या हो गई, 90 हो गई। एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, कुछ बच्चों को डाउट आता है, डाउट ये आता है कि उनको लगता है कि अगर नीचे का एंगल 2 डिग्री बढ़ा है तो ऊपर भी 2 डिग्री का चेंज आएगा। ये जरूरी नहीं है, नीचे अगर 2 का चेंज आया है तो ऊपर 2 का चेंज नहीं आएगा, उतना चेंज आएगा जिससे वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, जिससे वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है 1.53/2 होता है, ठीक है, बट अगर मैं नीचे 2 को 3 कर दूं तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या 4 आएगा, क्या ऊपर 4 आएगा, ऊपर 4.5 आएगा, है ना। नीचे 1 का चेंज हुआ है और ऊपर 1.5 का चेंज हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना नीचे चेंज आएगा ऊपर भी उतना ही चेंज आएगा। अब मैं 1.5 को अगर यहाँ 2 कर देता या 1.2 कर देता तो फिर यहाँ जो चेंज है वो डिफरेंट आता। तो ये मत सोचना कि जो आई में चेंज आएगा वही आर में चेंज आएगा। ये श्योर है कि इतना चेंज आएगा जिसकी वजह से जो कांस्टेंट है रेशियो, रेशियो सेम रहेगा। तो आई और आर प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन इतने प्रोपोर्शनल नहीं है कि दोनों में सेम चेंज आएगा। हितेश क्या डाउट आया इसमें? अब इसको मैं दोबारा डिस्कस करता हूं अलग तरीके से, 1 मिनट दो मुझे, 1-2 मिनट। तो आई के बढ़ने के साथ साथ आर बढ़ रहा है, और इस पर्टिकुलर एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में कितना हो गया, 90। जिस एंगल पे ऐसा होता है उस एंगल को हम डिफाइन करते हैं आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल, अभी डिफाइन करेंगे। अब मान लो मेरा जो एंगल है वो इस वैल्यू से भी बढ़ गया, यहां जो एंगल आई आया वो आई इस वैल्यू से भी ज्यादा है, इस वैल्यू से भी ज्यादा आएगा तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 90 से भी ज्यादा आएगी। 90 से ज्यादा आने का मतलब क्या होगा, अगर कोई वैल्यू 90 से ज्यादा आ रही है, 90 से ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो क्या हुई, वो सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। अगर हमारा एंगल 90 से ज्यादा आया, 90 से ज्यादा आने का मतलब क्या है, लाइट सेम मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जब लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होती है तो ये जो फोर्थ रे हमने बनाई है, फोर्थ रे इज द केस ऑफ टी आई आर।
पहले दो केस में एंगल क्रिटिकल एंगल से कम था, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। थर्ड केस लिमिटिंग केस है, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90। और फोर्थ केस में लाइट क्या हो गया TIR, मतलब टोटल इंटरनल जो लाइट है वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई। कहां पे? सेम मीडियम के अंदर। तो यही हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? TIR की। तो TIR क्या है? इट इज द phenomena of reflection of light, reflection of light कहां पे? into the denser medium, ठीक है, reflection of light into the denser medium from a surface separating the two media when light goes from denser to rare medium। जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ मूव करती है तो ये फेनोमेना जो है वो अकर होता है। कौन सा फेनोमेना? कि लाइट सेम मीडियम के अंदर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। आज आवाज भी थोड़ी अलग आ रही है, ठीक है, पता नहीं कब गला ठीक होगा। परसों मैंने इसलिए क्लास कैंसिल कर दी, मैं बोल ही नहीं पा रहा था परसों। तो ये बेसिक सा फेनोमेना है, पर जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो फिजिक्स पूछता ही नहीं है ना। हालांकि ये आया हुआ है पेपर के अंदर, बेसिक वाला पार्ट, कि डिफाइन करो व्हाट इज TIR, पर पूरा पेपर ये ऐसा आएगा वो जरूरी नहीं है ना। तो एक यहाँ पे जो मैंने टर्म डिफाइन की है वो है IC क्रिटिकल एंगल, और एक यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है I। तो पेपर में पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज TIR, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। प्रतीक है कि यहाँ पे प्रतीक? हाँ है ना प्रतीक, एक जी भैया। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं हम इस पॉइंट के बाद। एक इससे जो अगला क्वेश्चन आता है इसी के अंदर वो आता है कंडीशन। व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर TIR, मतलब किसी भी सरफेस पर अगर TIR होता है तो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे पास ऊपर में लिखी भी दी है वैसे तो पहले ही, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट जो है, लाइट डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करनी चाहिए। अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो TIR नहीं हो सकता। बेसिक कंडीशन यही है कि डेंसर से रेयर मूव करेगी तभी क्या होगा? TIR होगा। पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, ये हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है, कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी क्या होगा? TIR होगा। अगर एंगल इस क्रिटिकल एंगल से कम है तो उस केस में TIR नहीं होगा। TIR सिर्फ तब हो सकता है जब एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। ये बेसिक कंडीशन है किसके लिए? TIR के लिए। सेकंड क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पे? इन डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब हमने यहां पे लिखा है क्रिटिकल एंगल, पर हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, हाउ टू डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो वो हम यहां पे लिख देते हैं कि अगर पेपर में आ गया व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। देखो ये व्हाट वाले क्वेश्चन जो है पूरे पेपर में एक या दो मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, पर ये एक तो किस चैप्टर से आएंगे वो नहीं पता होता, ठीक है। ये एक दो क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से आएंगे हमें वो नहीं पता होता, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है? पूरा ही पढ़ना पड़ता है।
तो क्रिटिकल एंगल क्या हमारे पास, क्रिटिकल एंगल हमारे पास इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कहां पे, इन denser medium for which angle of refraction in rare medium is 90 डिग्री। ये जो हमने तीन टर्म लिखे हैं, डेफिनेशन ऑफ टीआईआर, कंडीशन और क्रिटिकल एंगल, ये तीनों ऑलरेडी यहां से भी क्लियर है डायग्राम से। यहां जो आई लिखा हुआ है, दिस आई इज ग्रेटर देन आई सी। जब आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, टीआईआर होगा। बोलो क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? आगे बढ़े या कुछ रिपीट करना है? बोलो क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? अच्छा ठीक है। तो ये मतलब थ्योरी वाला पार्ट था। तो हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कंसेप्चुअल पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है। तो मैं जो थर्ड रे है, थर्ड रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। दिस इज ए, ये ए पॉइंट है, जो थर्ड रे का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ए पर ये क्या है, डेरिवेशन फॉर, या टॉपिक क्या आता है, ये रिलेशन बिटवीन क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, आईसी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। ठीक है, सिंपल सा है, दो लाइन का ही है। पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आईसी है। तो पहले दो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हम सीधा लिख रहे हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। हमेशा मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं फर्स्ट क्लास से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर हम निकालेंगे डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। रेयर मीडियम जरूरी नहीं है एयर भी, एयर होगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर, इसका कम है वो रेयर। पर हमेशा ये एयर होगा, ये मत एज्यूम मत करना। तो जो म्यू लिखा है ये एक्चुअल में क्या है, म्यू टू वन, मतलब म्यू टू बाई म्यू वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो आपको याद है कितना होता है, साइन आर बाय साइन आई। मैंने कल पूछा था लास्ट क्लास में, तो सबका लाइन से आंसर आया था। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता ही कि डेंसर से रेयर के लिए साइन आर बाय साइन आई, रेयर से डेंसर के लिए आई बाय आर। मैं आपको ये भी पहले कह चुका हूं कि 99% डेरिवेशंस के अंदर पहला स्टेप यही है हमारा कि हमें म्यू लिखना है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, साइन आर बाय साइन, मतलब इसके बिना तो कोई भी डेरिवेशन मतलब पॉसिबल ही नहीं है करना। साइन आर बाय साइन आई, साइन आर की वैल्यू कितनी है, मतलब आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहां पे है, ये जो 90 डिग्री है, दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर की वैल्यू जो है 90 डिग्री। आर की वैल्यू 90 कब आती है, जब आई क्या होता है, आईसी। जब क्रिटिकल एंगल आईसी होता है तो हमारे पास क्या होता है, इसका सिंबल जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूल गया लिखना। ये होता है आईसी और कैपिटल सी, दोनों सिंबल यूज होते हैं। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो गया, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया साइन आईसी। तो सिंपल सा रिलेशन हमारे पास आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया म्यू का, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आईसी। ठीक है, अब ये देखो एक बार यहाँ पे,
म्यू जो है वो 1/sin IC है, ठीक है। यहां से साइन IC कितना आएगा, यहां से साइन IC आएगा 1/म्यू, और IC को हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 1/म्यू। तो एक फॉर्मूला तो हमारे काम का ये है जो हमें याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin IC एंड और क्या हमें ध्यान रखना है कि जो IC है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। ये हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला आ गया, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, ठीक है। मेन चीज यहां से हमें दिख रही है कि दोनों इनवर्सली हैं, कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IC और IC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। हम ऐसा बोल सकते हैं कि IC बढ़ेगा अगर IC इंक्रीज करता है, मतलब अगर ऐसा बोल देते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो मतलब IC की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये इंक्रीज डिक्रीज के बहुत क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। मतलब थक जाओगे करते करते, इतने फॉर्मूले आ जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, पर वही सब लॉजिकल है, फॉर्मूले ध्यान रहेंगे तो आपके लिए अप्रोच करना जो है वो इजी रहेगा। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट रहता है ना, प्रतीक यही मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी। अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो वेरी करेगा, और कलर पे भी डिपेंड करता है। विवेक, आज तुम ऑफलाइन नहीं आए, यहाँ तुम अभी पिछला ही कर रहे हैं, तुम सब कर चुके हो वैसे पहले। तो म्यू की जो वैल्यू है, सर इसका मतलब क्या लिखा है, IC। गुड इवनिंग, आज ऑफलाइन क्यों नहीं आए हुए, ऑफलाइन काफी आगे है क्या? हाँ ऑफलाइन अब 1.5-2 क्लास आगे हो गया, ऑफलाइन आगे रहता है, और अगर मैं लगातार पढ़ाता दूंगा वहां पे तो फिर आगे रहेगा वो, मुझे बराबर लाने के लिए उनकी छुट्टी करनी पड़ती है। अरिहंत कह सकते हैं लिमिटिंग केस है वो। कोई नहीं, वे मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, आप देख लेना वो, ठीक है। मैं प्रोफेसर रखा रिकॉर्डेड पहले से ही, पर देख क्या ना बता दूंगा मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी। अभी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे हम म्यू निकाल लिया और मैंने IC निकाल लिया, दो वैल्यू मैंने निकाल ली। एक ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, बेसिक जो है ये यहाँ तक 3 मार्क का क्वेश्चन है, पेपर में थ्योरी का क्वेश्चन है, मतलब 3 टर्म पूछते हैं। पहला व्हाट इज TIR, सेकंड राइट द कंडीशंस फॉर TIR टू हैपन, थर्ड derive और राइट अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये 3 पार्ट में पूछते हैं और 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। हाँ तुम लीव कर दो, बाय बाय। तो ये हमारे पास बेसिक कंडीशन है यहाँ तक की, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं से रिलेटेड। एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है, ये जैसे हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। फॉर्मूले का नाम है कोची फॉर्मूला, ठीक है। और जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो जैसे इस तरह से नाम आते हैं तो बच्चों के एक्सप्रेशन मतलब बदल जाते हैं, नाम सुन सुन के ना नए नए अजीब अजीब नाम आते हैं, कोची है ना, कोची नाम भी अजीब सा है बच्चों के लिए। जैसे कॉलेज में जाओगे तो अलग ऐसे अजीब अजीब नाम आते हैं लोगों के। जैसे एक मैथमेटिकल मॉडल है, तो उसमें मैथमेटिकल मॉडल का नाम है रंगे कुत्ता मेथड, ठीक है। कॉलेज में पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, नाम ही यही है, ऐसे लिखा हुआ रंगे कुत्ता, ठीक है। अब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे कोची बस पढ़े, कोची कोची तो फिर भी नॉर्मल नाम है, इसमें क्या ही है। तो कोची फॉर्मूला क्या करता है, हाँ वो कोई भी नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोला आज तक, नहीं मुझे पूरा याद है। हाँ मतलब क्या मेथड है वो। कोची फॉर्मूला जो है, कोची फॉर्मूला क्या करता है, ये रिलेट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किससे, लैम्डा से।
वेवलेंथ से, a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं कि दिस इज कॉची फॉर्मूला। ठीक है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। यहां पर जो ए बी है, ए बी को हम बोलते हैं दीज आर कॉची कांस्टेंट। दीज आर कॉची कांस्टेंट्स। ठीक है, मेनली ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है, ये फॉर्मूला शो करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लैम्डा के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें अब जितनी भी थ्योरी चाहिए थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो हमने सारी की सारी पढ़ ली है। तो आज के लिए थ्योरी का काम ओवर। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20-25 मिनट हमारे पास, शायद आधा घंटा मान लो। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमें विबग्योर पैटर्न पता है। ठीक है, विबग्योर पैटर्न में आपको ये याद है कि विबग्योर पैटर्न के अंदर जब हम वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ मूव करते हैं, तो जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो हाईएस्ट है, और जो वायलेट कलर की वेवलेंथ है वो क्या है, लोएस्ट है इन इस कलर के अंदर जो पूरा पैटर्न है विबग्योर। ठीक, तो हमें ये पता है यहां से लैम्डा ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर, और ग्रेटेस्ट मतलब इन सब के अंदर ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, तो विबग्योर से हमें पता है अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्योंकि लैम्डा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन है। लैम्डा ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। तो हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का भी आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल जो होगा फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर। बोल सकते हैं हम ये, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा बढ़ेगा तो क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि रेड कलर को अगर रिप्लेस कर दिया येलो कलर से तो क्रिटिकल एंगल पे क्या इफेक्ट होगा, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ऑल्दो मीडियम के लिए, लेकिन कलर चेंज करने से या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है, जिससे जो स्पीड का जो फर्क आता है उसका वो हम इन टर्म्स ऑफ म्यू में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इंक्रीज करेगा तो आईसी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो क्रिटिकल एंगल यहां से हमें दिख रहा है, यहां से हमें दिख रहा है कि आईसी जो है इट डिपेंड्स अपॉन कलर, डिपेंड्स अपॉन कलर एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। क्लियर है, ये जो कंसेप्चुअल पोर्शन हमने लिखा है क्या ये क्लियर है, ये जो इतना पोर्शन लिखा है क्या ये क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, ये जो है ये सब क्वेश्चन है पेपर के। आगे देखो मैं 5-6 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार रहा हूं। मिश्रा साहब आप पहले ऑफलाइन आ रहे थे, फिर ऑनलाइन, फिर आई नहीं, फिर ऑनलाइन, सब ठीक है।
तो हमें इतने से क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है। और ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, पर ये क्वेश्चन करने से पहले नहीं करूंगा। ओके, तो ये जो 3 पार्ट हैं, अगर हम समझे फटाफट कि लैम्डा विबग्योर पैटर्न में जब हम वायलेट कलर से रेड कलर की तरफ मूव करते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है। तो रेड कलर का लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो है रेड कलर की वो हाईएस्ट है, और वायलेट की जो वेवलेंथ है इन सब में वो क्या है, सबसे कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है, अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो साइन चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का भी इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल एंगल वेवलेंथ के साथ क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब मुझे बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख के तो बोलना, लॉजिकली बोलना ना। वैसे तो गलती से लिखा हुआ है, मुझे हटा देनी चाहिए आंसर, पर पहले का आंसर आपने ऊपर लिखा भी है कि क्रिटिकल एंगल रेड कलर के लिए हाईएस्ट है, मतलब इन सब में। तो इसका मतलब यहीं पे लिखते हैं कि इसके लिए जो आईसी है वो क्या हो गया, मैक्सिमम। इसके लिए जो आईसी है वो क्या हो गया, मिनिमम। ठीक है, तो बीच में कोई भी कलर आएगा तो उसके लिए आप कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर सीधा सीधा कितना हो गया कि आईसी ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन आईसी ऑफ, क्या आएगा, रेड के बाद आएगा येलो कलर, फिर आएगा आईसी ऑफ ब्लू कलर। तो पहला क्वेश्चन तो आप समझ गए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम डज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस डिपेंड ऑन द कलर ऑफ लाइट। तो मैंने ऊपर लिख ही दिया कि कलर पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी हम डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन लिख रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। एक मीडियम के लिए, मतलब दो रिलेटिव मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री है, और हमें वहां पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है उस मीडियम के अंदर। मेनली वो एयर के रिस्पेक्ट में निकलेगी। अगर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है। तो मैं एक बार नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार मैं नीचे लिख रहा हूं क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमें अभी तक कौन कौन से फॉर्मूले पता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है वो होता है सी बाय वी, डेफिनेशन ही स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। फिर इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। और एक फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 1/sin IC। जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो इन्हीं को आपस में हमें रिलेट करना होता है। अब क्वेश्चन बोला है कि हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, और क्रिटिकल एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या ही बचा इसके अंदर। तो आंसर नंबर 3 में मैंने सीधा यूज किया कि ठीक है सुनाशा, गुड। हाँ वही है, दिमाग चलने लगा था, पहले सोल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है। तो जो म्यू की वैल्यू है वो सी बाय वी और इक्वल टू 1/sin IC, इन दोनों का यूज किया, और यहां से v की वैल्यू कितनी आएगी, c इंटू साइन IC, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ और साइन IC मतलब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री दे रखा है। तो 3 10⁸ साइन 30 हाफ और 1.5 10⁸ मीटर पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी बस फॉर्मूला यूज करना सीख रहे हैं। ये आंसर नंबर 3 था। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा होता कि क्रिटिकल एंगल है, वो अलग कंडीशन देता है। जैसे ही फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, एक बार फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट लाइन है, लाइट
ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। साफ साफ लिखा हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा वो कौन सा एंगल हो गया? जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तो वो कौन सा एंगल हो गया? क्रिटिकल एंगल हो गया। और आपको दे रखा है सीधा सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि आईसी की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स 1/म्यू। नहीं, साइन आ रहा है, साइन आई क्यों करोगे? सीधा सीधा करोगे ना। आईसी क्या है? साइन इनवर्स 1/म्यू। हमें सब कुछ दे ही रखा है, हमें सब कुछ दे रखा है, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं ना आंसर फॉर्म में कि साइन आईसी जो है या आईसी जो होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स 1/म्यू। साइन इनवर्स 1/म्यू की वैल्यू कितनी है? 1/√2। और साइन की वैल्यू 1/√2 कितने में होती है? 45 डिग्री। आंसर क्वेश्चन है। अब एक बार कोशिश करो, 1 या 2 मिनट लो। ये फोर्थ क्वेश्चन था ना? हाँ। 1 या 2 मिनट लो और एक बार फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम बना के देखो। बना आपसे? एक बार कोशिश करो और ये बताओ क्या आपसे फिफ्थ क्वेश्चन का डायग्राम बन रहा है? नहीं होगी यार, ये इतना तो बच्चे सीख ही चुके हैं। अच्छा, जितने बच्चे यहाँ पे हैं अभी, क्या उनको ये दिक्कत है कि साइन इनवर्स 1/√2 45 कैसे हुआ? जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं, क्या उनमें से एक को भी दिक्कत है कि ये मैंने 45 कैसे लिखा? जिनके पास मैथ्स नहीं है वो? नहीं ना, क्योंकि मैंने ये चीज तो पहले भी सिखा रखी है ना आपको पहले कि कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, गुड। आगे देखो, ये फिफ्थ क्वेश्चन रीड करना आपको। फिफ्थ सिक्स, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर सरफेस। क्या निकालना है हमें? क्रिटिकल एंगल निकालना है ग्लास एयर सरफेस के लिए, मतलब आईसी निकालना है। और ये लिखा हुआ है इफ अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन ग्लास सरफेस। बट क्वेश्चन में लाइट जो है वो रेयर से डेंसर जा रही है। लिखा हुआ है इंसिडेंट इन एयर। एयर पे मतलब इंसिडेंट इन एयर ऑन ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस पे आ रही है एयर से। तो इस क्वेश्चन में तो लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, अभी जो दे रखा क्वेश्चन में। और जब इंसिडेंट हुई तो कितने एंगल से मतलब डेविएट हो गई? 15 डिग्री। यहां पे इन्होंने यूज किया है वो डेविएशन, लाइट इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वो कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, ग्लास सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। डेविएशन इक्वल दे रखा है 15 डिग्री। तो मतलब जब पहली बार देख करता है बच्चा सोल्व, तो उसको यही नहीं पता लगता कि डेविएशन का मतलब क्या है। डेविएशन का मतलब होता है कि आप सीधा जा रहे थे और आप यहां से टकराए और आप यहां निकल गए, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन। कि आप एक्चुअल पास से इतने एंगल से डेविएट हो गए, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इस चीज का यूज करो और देखो डायग्राम बना के क्या आपसे डायग्राम बन रहा है। 30 सेकंड लो, है ना? टाइमर होना चाहिए ना वैसे, टाइमर दो बच्चों को। तो इस क्वेश्चन में इतना हमें दे रखा है कि लाइट 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई और ये जो है ये लाइट का एक्चुअल पाथ था। बट क्वेश्चन बोल रहा है लाइट इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री। लाइट 15 डिग्री से डेविएट हो गई। लाइट 15 डिग्री से डेविएट हो गई। 15 से डेविएट का मतलब है ये जो एंगल है
ये एंगल 15 डिग्री है बस। प्रतीक शुक्ला सही कह रहे हो। अगर लाइट 15 डिग्री से डेविएट हो गई तो अब बताओ ये एंगल कितना बचा। टोटल 45 था, 45 में से ये 15 डिग्री से लाइट जो है वो डेविएट हो गई, तो ये एंगल क्या बचा, 30 डिग्री। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर, तो देखो रेयर से डेंसर अगर लाइट जा रही है तो क्या आप निकाल सकते हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा। इसका मतलब सुनाशा है, तो मैंने लिख बोला भी है और लिखा भी हुआ है साफ साफ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विच इज इंसिडेंट इन एयर ऑन ग्लास सरफेस। लिखा तो है इंसिडेंट इन एयर ऑन ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस से पड़ रही है लाइट। ठीक है, जब ग्लास सरफेस पे लाइट पड़ेगी और एयर से पड़ रही है तो मतलब लाइट रेयर से डेंसर ही मूव करे। सब कुछ लिखा हुआ है, बस हमें यही सीखना है कि रीड कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, कि हम सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। और साइन आई की वैल्यू कितनी हो गई, साइन 45। साइन आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30। 1/√2, 1/2, 2/√2 और √2। और आईसी जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स 1/IC, साइन इनवर्स 1/1/√2 और 1/√2 कितना हो गया, फिर से अभी लिखा ही था। सही, आईसी की जगह म्यू आएगा ना। हाँ म्यू आएगा, सॉरी यहाँ पे म्यू है, तो ये फिर से कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा, 45 डिग्री। आंसर 5। अगला है आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक, है ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। सर हाँ बोलो। सर इसमें हमने क्रिटिकल एंगल क्यों निकाला, क्योंकि ये तो वो फॉलो ही नहीं कर रहा था टीआईआर का नहीं नहीं नहीं, वो। जरूरी नहीं है, देखो ये फॉलो नहीं करना है, लेकिन क्रिटिकल एंगल का मतलब ये होता है कि अगर क्रिटिकल एंगल होगा, मीडियम का मतलब ये होता है कि इससे ऊपर के एंगल पे क्रिटिकल मतलब टीआईआर होगा। वो ये थोड़ा बोल रहे हैं कि इस रे को टीआर फॉलो करना है, वो ये बोला है कि मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की ओके सर। बस। ठीक है, ये तो कभी कर ही नहीं पाएगी रे, क्योंकि रे यहाँ तो पहली ही कंडीशन गलत होगी ना कि यहाँ पे लाइट रेयर से डेंसर जा रही है। जब लाइट डेंसर से रेयर जाती तो होता। ठीक है, यस सर, ओके। अच्छा अब देखो 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है। 6 क्वेश्चन ज्यादा ही आसान है। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है ग्लास में और एयर में, दोनों वेलोसिटी दे रखी है, मतलब आपको सी दे रखा है। IC45 आने का मतलब यह है कि अगर लाइट जब सरफेस पे इंसिडेंट होगी और उसका एंगल 45 से ज्यादा हुआ तो वो लाइट जो है सेम मीडियम के अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उसका एंगल अगर 45 से कम हुआ तो लाइट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। क्रिटिकल एंगल भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, लेकिन वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। मतलब क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर जो लाइट है सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। एक क्वेश्चन के अंदर मैंने पोजीशन अलग करी हुई है, मैं एक क्वेश्चन कराऊं इससे पहले, अगर आपको समझना है थोड़ा और डिटेल में तो। वैसे इस पॉइंट तक सब क्लियर है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। 6 क्वेश्चन पढ़ना एक बार 6 क्वेश्चन पढ़ो। स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में दे रखी है, मतलब v की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 × 10⁸
और सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸8। सी और वी गिवन है आपको। और क्या निकालना है, रे ऑफ लाइट पास हो रही है ग्लास से एयर पे और क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है। सी बाय वी जो होता है, सी बाय वी जो होता है वो होता है 1/sin IC। यहां से sin IC जो आएगा V बाय सी, और IC की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स V बाय सी, और V बाय सी दोनों दे रखे हैं आपको। एक है 2 इंटू 10⁸8, एक है 2 इंटू 10⁸8। अभी आजकल ऐसा होता है, बोल बोल के थक जाता हूं, तो ये कैंसिल। और ये IC कितना आएगा, हमने अभी तक एक आधे ढंग का क्वेश्चन किया है वैसे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला कैसे यूज करना है उसके ऊपर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो बढ़िया सा, मतलब एक जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर, सर इट्स कॉल्ड एजिंग। अबे तबीयत खराब हो रही है एजिंग 7th क्वेश्चन पढ़ो, चलो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते रहते हैं बीच में बात करते नहीं, पूरी क्लास खत्म हो जाती है ना। आज भी हमने बहुत कम बीच में बात करी है ना, ऑलमोस्ट पूरी क्लास खत्म हो गई। 7th क्वेश्चन पढ़ो, अभी 10 मिनट लगेंगे हमें ये क्वेश्चन करने में, लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 8th एग्जैक्ट सेम है। 7th क्वेश्चन देखो, अ पॉइंट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। सिंगल कलर लाइट, रेड कलर, येलो, ब्लू, कोई भी कलर की लाइट जो है वो रखी हुई है उन्होंने, क्या लिखा हुआ है, पार्थ माटा, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। जो क्वेश्चन 5 है, इसमें जो हमें कंडीशन दे रखी है, यहां टीआईआर नहीं हो रहा है। अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो टीआईआर होगा। हमने बस ये निकाला है कि इन दोनों मीडियम के लिए जो रेयर और डेंसर की जो कंडीशन है, उसके लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से ज्यादा होगा तो टीआईआर होगा। हम बस ये बोल रहे हैं, ये जो हमें रे दे रखी है इसमें टीआईआर नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो होगा टीआईआर। ठीक है, यहाँ जो कंडीशन उन्होंने दे रखी है, इस कंडीशन का यूज करके हमने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया, बस इसका सिर्फ इतना सा यूज था, और कोई यूज नहीं है इसका। तो 7th क्वेश्चन में पॉइंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक लाइट एस इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर के बेस पर, मतलब क्या है, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, और उसके बेस पर, सिलेंडर के बेस पर उन्होंने एक सोर्स रख दिया एस, और सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, पानी। पानी की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्जेस इन एयर। कितने एंगल पे या कितने एरिया तक जो लाइट है इट विल इमर्ज आउट फ्रॉम द वाटर टू एयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जो बोला है ये याद होगा तो ऊपर से गया होगा अभी जो बोला है। एक बार समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं है पर बहुत आसान भी नहीं है, समझते हैं। आंसर 7। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, इसके बॉटम पे उन्होंने एक वो रख दिया सोर्स, सोर्स एस है। सिंपल ये देखो, मान लो ये डेंसर मीडियम था, कोई नीचे डेंसर है ऊपर रेयर है। पहले ये एक लाइट है, ये नॉर्मल सरफेस, ये लाइट पहले ऐसे आई तो बाहर चली गई इधर, और एंगल बढ़ा और चलेगी बाहर।
और एंगल बढ़ा तो नॉर्मल, और एंगल बढ़ा तो वापिस आ गए। हम अगर यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कौन सी लाइट दिखेगी, हमें कौन सी लाइट दिखेगी, हमें यहां से स्टार्ट करके सिर्फ इतनी लाइट दिखेगी, क्योंकि इसके बाद की जो लाइट थी वो तो वापिस मीडियम में ही चली गई। अगर कोई बोलेगा बाहर खड़ा होके कि मुझे कहां तक लाइट दिख रही है, तो मैं बोलूंगा इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में, इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में सॉरी, ये जो एरो आएगा वो यहां से आएगा, इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मुझे यहां से लेके यहां तक की लाइट दिख रही है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो क्रिटिकल एंगल था, उस क्रिटिकल एंगल के बाद की जो लाइट थी वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में। जो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी वो मुझे कैसे दिखेगी, मेरी आंखों तक तो वो लाइट आएगी ना जो मेरी आंखों तक पहुंचेगी, मेरी आंखों तक यहां से लेके यहां तक की लाइट आ रही है बस, उसके बाद की लाइट क्या हो गया, सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो गई। जो लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई वो कैसे दिखेगी, जब क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि उसका एरिया क्या होगा, व्यू एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन फिश के रिस्पेक्ट में भी आता है कि बोला एक फिश ना पानी के अंदर से बाहर देख रही है, तो फिश का एरिया ऑफ व्यू क्या होगा, जब फिश ऊपर देख रही है या एक मतलब ऑब्लिक एंगल पर या नॉर्मल एंगल पर, तो उस फिश का एरिया ऑफ व्यू कितना होगा। एरिया ऑफ व्यू का मतलब क्या है, एरिया ऑफ व्यू का मतलब है कि फिश को पानी के बाहर कितना एरिया दिखाई देगा। तो इस कंसेप्ट को मतलब इस क्वेश्चन को हम यूज कर रहे हैं क्या सॉल्व करने के लिए, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि मान लो ये हमारे पास जो है इतना, ये हमारे पास वाटर लेवल की हाइट है, ये है कितनी, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ये लो नॉर्मल इक्वल टू बना है। ये नॉर्मल है हमारे पास। हम ये बोल रहे हैं कि इस नॉर्मल से स्टार्ट होके जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होगी इस पॉइंट पे, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, इस पॉइंट तक की लाइट हमें दिख सकती है। इसके बाद की लाइट क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होगी और वो हमें नहीं दिखेगी। ये जो कंडीशन राइट साइड में थी, ये सेम कंडीशन क्या होगी, ये सेम कंडीशन लेफ्ट साइड में भी होगी, एग्जैक्ट सेम कंडीशन, क्योंकि हम ये 3 डायमेंशन में बात कर रहे हैं। बट जो वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस 3 डायमेंशन में नहीं है, वाटर की सरफेस 2 डायमेंशन में है। तो जो कंडीशन राइट में थी वही लेफ्ट में, वही पीछे की तरफ होगी और वही आगे की तरफ होगी। हर जगह सेम कंडीशन आएगी। जब हर जगह सेम कंडीशन आएगी तो जो सरफेस है, ये जो टीआर की कंडीशन बन रही है, ये इस सरफेस पे कैसी शेप अटेन करेगा, ये शेप हमारे पास क्या आएगी है, मतलब फिश के रिस्पेक्ट में नीचे से देखोगे तो कॉनिकल आ रही है, बट वाटर सरफेस पे देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये एक एरिया फॉर्म करेगा, सर्कुलर पार्ट। ये क्या करेगा, एक सर्कुलर एरिया फॉर्म करेगा, मतलब इस सोर्स के रिस्पेक्ट में जब ये लाइट बाहर निकलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एरिया कवर करेगी, ठीक है। शेप अच्छी नहीं बन रही, ठीक है। क्या करेगा वो सिर्फ एक सर्कुलर पार्ट जो है फॉर्म करेगा। क्या इतना पार्ट क्लियर है, क्या ये पार्ट क्लियर है, ओके। जब इतना पार्ट क्लियर है तो अब आगे देखो, आगे का पार्ट आसान है समझाना, मतलब थोड़ा मुश्किल था ये, सोल्व करना आसान है। अब मान लिया मैंने ज्यूम किया जो रेडियस है सर्कुलर पोर्शन की, वो रेडियस आर है, इस सर्कुलर पोर्शन की ये जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो आर रेडियस है, मुझे आर निकालना है, क्योंकि ये एंगल आईसी है, क्रिटिकल एंगल, तो ये एंगल भी क्या होगा, आईसी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है और बाहर एयर के रिस्पेक्ट में है, तो हम सीधा सीधा आईसी निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, या साइन आईसी की जो वैल्यू आएगी, साइन आईसी जो होता है हमारे पास, साइन आईसी होता है 1/म्यू, तो वो कितना हो गया 3/4, साइन आईसी की वैल्यू कितनी हो गई 3/4।
साइन, ये अनुराग सर के बच्चे चले गए लग रहा है मुझे। साइन आईसी की जो वैल्यू है वो है 3/4। जब साइन आईसी की वैल्यू 3/4 है तो यहां से लिंक आ गया ना। अच्छा, कोई नहीं, मैं अभी 5 मिनट में फ्री कर रहा हूँ वैसे। साइन आईसी की जो वैल्यू है वो 3/4 है, और ये जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? वर्टिकल हाइट हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 7 सेंटीमीटर है और ये जो आर है, इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? इस 7 सेंटीमीटर और इस आर के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? इन दोनों के बीच में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं? ये आर है, ठीक है। तो आर और 7 में क्या लगेगा? आईसी, मतलब 10 लगाएंगे ना। तो 10 आईसी कितना होगा? 10 आईसी की वैल्यू आएगी R/7, ये सेंटीमीटर में निकल रहा है। तो आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू 10 आईसी। मुझे अब 10 आईसी चाहिए, मुझे गिवन साइन आईसी है 3/4, मुझे 10 आईसी निकालना है। तो 10 आईसी कैसे निकालोगे? ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये आईसी है एंगल, और साइन आईसी कितना है? 3/4, ठीक है। तो हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो ये बेस कितना आएगा फिर? 4² 16 -9, 16 - 9 कितना आएगा? √7। तो अगर ये बेस √7 है तो इसका मतलब 10 आईसी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आईसी विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो 3 डिवाइड बाय √7, और ये क्या बचा? 3√7। तो ये रेडियस आ गई, बट ये रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में। तो एरिया क्या होगा? ये जो ऊपर शेप है वो एरिया है, तो एरिया होता है πr²। पाई है 22/7, और 3√7² क्या आएगा? 22/7। 9 इंटू 7, 7 कैंसिल, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 और 1 198 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। पाई को 3.14 लोगे तो जो ऊपर दे रखा है आंसर में वो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वो ये बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन की ना एक दो क्वेश्चन और है काफी। हाँ, अब एक बार पढ़ना, जैसे 7th क्वेश्चन है, एक बार ये 8 क्वेश्चन पढ़ो, 8 क्वेश्चन देखो हो जाएगा क्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, और बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये असाइनमेंट के अंदर 22 क्वेश्चन है, नहीं 21 क्वेश्चन है। तो मैं एक बार यहां लिख रहा हूं नीचे, ठीक है। अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास हमने अभी जो असाइनमेंट से किया है 20th क्वेश्चन था ऊपर की असाइनमेंट का। 21, 22 एंड 23 तीनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। तो ये टीआईआर का जो टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल आए हैं टीआईआर के, वो हमने डिस्कस किए हैं। अभी इस टॉपिक को हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब प्रिज्म का टॉपिक आएगा वहां पे, ठीक है। तो आज के इतना ही करेंगे हम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।